क्या ब्रायन डैनियलसन का करियर हो चुका है खत्म बिकॉज जॉन मॉक्सली इज द न्यू एईडब्ल्यू चैंपियन। जी हाँ, और इतना ही नहीं, मॉक्सली ने टाइटल जीत के उसको ऐसे पैक करके साइड हटा दिया जैसे उनको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वो एक्चुअली में टाइटल के लिए लड़ रहे थे या कोई बहुत बड़ा गोल है उनका। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग रेसल ड्रीम पे पर व्यू को। 10 मैचेस थे शो के ऊपर, कुछ कमाल की सेगमेंट्स, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। वीडियो को आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा नहीं। एमजेएफ वापस आ चुके हैं, एडम कोल वापस आ चुके हैं, बॉबी लैशली के इतने हिंट मिल चुके हैं हमें, और स्पेशली स्वर्ल स्ट्रिकलैंड की ऑरा एक बार फिर से ड्रिप हो रही थी बिकॉज ही इज आल्सो बैक इन ऑल एलीट रेसलिंग। पहला मैच जो शो पे देखने को मिला वो था जे वाइट अगेंस्ट हैंगमैन एडम पेज। और भाई मैं बोलूंगा कि जिस हिसाब से स्टोरी लाइन इतनी भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी इंटेंस नहीं थी, लेकिन मैच काफी ज्यादा इंटेंस था। मैच बहुत ही हार्ड हिटिंग था। और अगर इस पूरे 10 में से कोई एक मैच ऐसे चुनने वाला था ना कि भाई इसी को ओपनर बनाना है, तो ये सबसे सेफ चॉइस थी। तो अच्छा डिसीजन था एईडब्ल्यू का। हमें देखने को मिलता है भाई बहुत सारे हार्ड हिटिंग मूव्स हैं, एप्रन पे डेथ वैली ड्राइवर्स हैं, और वो एक काफी कॉमन थीम अब बन चुकी है मोस्ट ऑफ द एईडब्ल्यू मैचेस के साथ। लेकिन एक मोमेंट आती है जहां पे रैंप पे अपनी बेल्ट निकालने की कोशिश करते हैं हैंगमैन पेज, लेकिन उस रैंप के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पे जे वाइट और नी इंजर्ड कर देते हैं अपनी हैंगमैन पेज। उसको सेल कर रहे थे और उसी की वजह से वो अपना बकशॉट लैरिएट लगा नहीं पाते। तो फाइनली जब वो कूदते हैं लैरिएट के लिए, उनको रिवर्स कर लिया जाता है और यहाँ पे जे वाइट लगा देते हैं अपना फिनिशर ब्लेड रनर, और वो पिन कर चुके हैं यहाँ पे हैंगमैन पेज को। तो ये मुझे अच्छा लगा कि किस तरीके से हैंगमैन पेज इतनी बड़ी जो उनको रिजल्ट मिला था अगेंस्ट स्वर्ल स्ट्रिकलैंड, उसके बाद आके वो जे वाइट से हार गए। जे वाइट के लिए अच्छा है, लेकिन ये अच्छा नहीं है कि हैंगमैन पेज को यहाँ से मोमेंटम जो ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए था वो वापस एक मिड कार्ड फ्यूड में क्यों आ गया है। तो ये एईडब्ल्यू को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन जो भी था मैच काफी डिसेंट था। इसके बाद एईडब्ल्यू वुमेन्स चैंपियनशिप मराया मे वर्सेस विलो नाइटिंगेल, और मैं भाई बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ इस मैच से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा इतना इंटरेस्ट आएगा, मैं सोच भी नहीं रहा था कि यहाँ पे रेसलिंग कुछ खास होगी, लेकिन विलो नाइटिंगेल ने आज प्रूव करके दिखाया जो वो अपनी अटेंशन है मैचेस की तरफ वो लेके आ सकती हैं, वो लोगों को ड्रॉ कर सकती हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स दे सकती हैं जिसके वजह से लोग उनके मैच की तरफ भी ध्यान दें। और जो एक अनएक्सपेक्टेड मैच यहाँ पे मुझे देखने को मिला वो डेफिनेटली उसने डिलीवर करा। जो कुछ मोमेंट्स थी कमाल की यहाँ पे, उनमें से एक था कि भाई कॉर्नर ऑफ द रिंग में डेथ वैली ड्राइवर लगाती है विलो नाइटिंगेल मराया मे के ऊपर, और साथ के साथ वो मे डे फिनिशर पे मराया मे के किक आउट भी कर देती हैं। तो उनको बहुत स्ट्रांग दिखाया गया। ऐसा नहीं कि ये कोई एक नॉर्मल सा अपोनेंट है जिससे मराया इजीली जीत जाएंगी, लेकिन मराया में ऑब्वियसली एट द एंड जीतने वाली थी। वो स्टॉर्म जीरो फिनिशर जैसी लगता है, उसके बाद तो भाई कोई किक आउट नहीं होता है। और यहाँ पे मराया में हैज डिफीटेड विलो नाइटिंगेल और उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। लेकिन ये जो फ्यूड बनाई गई थी, जो मैच था, सिर्फ बढ़िया था। अब इंतजार है टोनी स्टॉर्म कब वापस आएंगी फाइनली, और वो रीइग्नाइट कब होगी उनकी फ्यूड मराया मे के साथ। इसके बाद टीएनटी चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ जैक पेरी अगेंस्ट कात्सुयोरी शिबाटा, और मैं यही बोलूंगा कि भाई इस मैच ने भी कमाल कर दिया। शिबाटा को जिस तरीके से दिखाया जा रहा था कि वो काफी स्ट्रांग बंदा है, जैक पेरी से जीतना इतना आसान नहीं है। और जैक पेरी ने ना काफी चेंज किया अपने रेसलिंग स्टाइल को रिसेंटली। पहले ऑब्वियसली वो बाकी एईडब्ल्यू मैचेस की तरह करते थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने अपना पेस स्लो कर दिया है मैचेस का। थोड़ा इतना वो उछलते कूदते नहीं है अब, और मैच में स्टोरी दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो मैं अप्रिशिएट करता हूं बिकॉज ज्यादा मैचेस में एईडब्ल्यू में देखने को मिलता नहीं है। लेकिन एंडिंग इस मैच की काफी यूनिक हमें देखने को मिली बिकॉज शिबाटा अपना चोक होल्ड लगाते हैं, और इतना ज्यादा वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे कि भाई मुझे इसको टैप आउट करवाना है, पास आउट कराना है, कि जैक पेरी ने अनजाने में ही शोल्डर्स जो है वो मैट पे रख दिए और शिबाटा पिन हो जाते हैं, उनको खुद भी रियलाइज नहीं होता, और जैक पेरी ने उस तरीके से अपने टाइटल को यहाँ पे रिटेन कर लिया है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज टीएनटी चैंपियनशिप उनके पास है। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ वहां पे एईडब्ल्यू आगे बनाएगी, लेकिन ये मैच जो उन्होंने डिलीवर करा इसमें मुझे कोई भी कमी नहीं लगी। तो ये मैच खत्म होता है और यहाँ पे अटैक कंटिन्यू रहता है शिबाटा के ऊपर, लेकिन आ जाते हैं बाहर डैनियल गार्सिया, जो ऑब्वियसली यहाँ पे जैक पेरी के साथ उनकी भी कहीं ना कहीं दुश्मनी चल रही थी एक पॉइंट पे, और जैसे ही वो आके जैक पेरी को यहाँ पे कन्फ्रंट करते हैं, जैक पेरी पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से, वो रिंग के बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद म्यूजिक बजता है यहाँ पे एमजेएफ का। एमजेएफ जैसे आते हैं भाई क्राउड पागल हो जाता है, पॉप हो जाता है, बिकॉज एक्सपेक्टेड नहीं था कि एमजेएफ यहाँ पे आएंगे। और जैसे ही वो फेस टू फेस कन्फ्रंट करते हैं डैनियल गार्सिया को आके, वो सीधा यहाँ पे अटैक हो जाते हैं पीछे जैक पेरी से। तो जैक पेरी एक असिस्ट देके चले गए यहाँ पे एमजेएफ को, और वो अटैक कर देते हैं डैनियल गार्सिया को। उसके बाद माइक उठाते हैं एमजेएफ और वो बात करते हैं कि किस तरीके से वो गायब थे इतने टाइम से, इतना कुछ उन्होंने किया। लास्ट टाइम उन्होंने हराया था डैनियल गार्सिया को, और उनको बहुत ईजी हुई थी वो चीज करने में, जो कि सच नहीं था। वो कहते हैं कि जितने टाइम में मैं गायब था मैंने काफी सारी शोज करे, हॉलीवुड मूवीज करी, और मैं बहुत बिजी था,
लेकिन डैनियल गार्सिया ने भी कई सारे काम ऐसे करे और एक बिडिंग वॉर इसके पीछे चल रही थी, यानी कि क्या ये कंपनी में रहेगा या चला जाएगा या फिर किस तरीके से रहेगा वो चीज़। लेकिन वो बिडिंग वॉर उतनी ही रियल थी जितनी कि सिएटल सी हॉक्स की, आई थिंक उन्होंने टीम को बोला यहाँ पे कुछ, और वो उस रेफरेंस को बनाते हैं कि किस तरीके से टीम की बेइज्जती कर दी ताकि क्राउड से हीट मिले, लेकिन वो इस बिडिंग वॉर को फेक बुलाते हैं और उसके बाद कहते हैं मैं वापस आ चुका हूं और मुझे अपनी डायमंड डायनामाइट रिंग जो है वो वापस मिल गई है। एक बफलो में पॉन शॉप पे पड़ी हुई थी, वहां से मैंने वापस खरीद ली और अब मैं यहाँ पे अटैक करने वाला हूं। डैनियल गार्सिया को अटैक भी करते हैं यहाँ पे डायनामाइट रिंग से, और जैसे ही वो अपना अटैक कंटिन्यू करने वाले थे म्यूजिक बजता है यहाँ पे और एडम कोल का रिटर्न देखने को मिलता है। और एमजेएफ का जो रिएक्शन था, जिस तरीके से एडम कोल को देख के उनके होशों आवाज उड़ गए कि ये बंदा इस टाइम पे यहाँ पे कैसे आ सकता है, अनबिलीवेबल वो भी रिएक्शन था। एडम कोल जैसी रिंग में आते हैं, एमजेएफ भाग जाते हैं थ्रू द क्राउड और ये दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हैं क्राउड के बीच में से, और डैनियल गार्सिया को उठाते हैं एडम कोल और उन्होंने यहाँ पे सेव भी कर लिया। तो ये काफी बढ़िया चीज थी कि कैसे एक मैच की एंडिंग को ही उन्होंने यहाँ पे एक मिला दिया इन दोनों बड़े रिटर्न्स के साथ, एमजेएफ और एडम कोल। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बढ़िया बात है कि जो टॉप स्टार्स हैं कंपनी के वो वापस आ रहे हैं धीरे धीरे, बिकॉज उसकी बहुत जरूरत रहती है। डायनामाइट उतना अच्छा शो नहीं चलता अगर ये सारे टॉप स्टार्स गायब रहे, तो ये मुझे मोमेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आई और एडम कोल का रिटर्न डेफिनेटली काफी ज्यादा शॉकिंग भी था। इसके बाद बात करते हैं तो AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था बिटवीन विल ऑस्प्रे द चैंपियन अगेंस्ट रिकोशे एंड कोनोस्के टकेस्टा। और यहाँ पे भाई विल ऑस्प्रे, रिकोशे और टकेस्टा ने जो मैच दिया है, जितनी तारीफ मैं इसकी करूंगा उतनी ही कम है भाई। अनबिलीवेबल मैच इन्होंने दिया। और रिकोशे आज पहली बार आई थिंक ट्रंक्स में लड़ रहे थे तो उनकी लुक थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, पैंट्स में नहीं थे वो, लेकिन भाई हाई फ्लाइंग सारी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखने को मिली। जो मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूंगा, कुछ मोमेंट्स आपको बता देता हूं। एक पॉइजन राना लगाते हैं यहाँ पे विल ऑस्प्रे रिकोशे को, वो उसको सेल नहीं करते, उठ जाते हैं, फिर वो यहाँ पे ऑस्प्रे को एक पॉइजन राना लगाते हैं, लेकिन उसके पीछे पड़े होते हैं टकेस्टा, वो दोनों को एक साथ उठा के जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कूल मूव था। ये पूरे मैच में टेबल सेटअप करी गई थी रिंग साइड पे और बहुत सारी बार हमें हिंट दिया जा रहा था कि अब टूटेगी, टीजर दिए जा रहे थे, और फाइनली जब वो टेबल टूटती है भाई, किस तरीके से स्मैश हुए रिकोशे उसके अंदर, ऑलमोस्ट एक पाइल ड्राइवर पावर बॉम्ब की तरह था। उस मूव का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उस तरीके से रिकोशे को जैसी टेबल के थ्रू फेंका जाता है तो यहाँ पे हो जाता है उनका काम खत्म इस मैच में। लेकिन टकेस्टा रिंग के अंदर जाते हैं, उनको एक हिडन ब्लेड पड़ता है और वो यहाँ पे 1 पे किक आउट कर देते हैं हिडन ब्लेड पे, लेकिन वो सिर्फ एड्रेनलिन में था। लेकिन जैसे ही उनको सेकंड हिडन ब्लेड पड़ता है, वहां पे कोई मौका नहीं था, 2 काउंट होती है और डॉन कैलिस इस बार पीछे से आ जाते हैं और रेफरी को खींच लेते हैं, और इस वजह से यहाँ पे भी ऑस्प्रे जीत नहीं पाते। और वो काम जो और कोई नहीं कर पा रहा था इतने टाइम से, डॉन कैलिस निकालते हैं यहाँ पे अपना स्क्रू ड्राइवर, लेकिन विल ऑस्प्रे उनसे बच जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि उनको मोमेंटम वापस मिल गया इस मैच में। लेकिन फिर एक बंदा हुडी में आता है और पीछे से ऑस्प्रे को अटैक करता है स्क्रू ड्राइवर से, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि काइल फ्लेचर थे। भाई अनबिलीवेबल बॉडी और फिजिक लग रही थी यहाँ पे काइल फ्लेचर की, काफी उन्होंने उसके ऊपर काम किया है और डेफिनेटली लग रहा था कि कोई रिटर्न यहाँ पे हुआ है, कोई अच्छा बंदा आया है। और विल ऑस्प्रे के शक्ल पे भी देखने वाली बात थी कि आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे पे बैक स्टैप कैसे कर दिया, और इस चीज ने फायदा दिया यहाँ पे, बिकॉज टाइगर ड्राइवर भी लगाया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टकेस्टा को टाइटल भी जितवा दिया और विल ऑस्प्रे पिन हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज विल ऑस्प्रे ने अपना टाइटल भी हारा और साथ के साथ विल ऑस्प्रे को पिन कर दिया इन द मिडल ऑफ द रिंग जस्ट बिकॉज ऑफ डॉन कैलिस फैमिली। वो अपना टाइटल हार चुके हैं और टकेस्टा बन गए नए चैंपियन, जिनको अनबिलीवेबल तरीके से इस मैच में दिखाया गया। उनके लिए इजी नहीं था कि इन तीनों में से वो शाइन हो, सबसे आगे आए, लेकिन जो परफॉर्मेंस उनकी रही मैच में वो इनक्रेडिबल थी, और साथ के साथ जो स्टोरी लाइन यहाँ पे देखने को मिली वो अनबिलीवेबल। और फिर ऑब्वियसली विल ऑस्प्रे को टाइगर ड्राइवर भी पड़ता है एट द एंड जब ये मैच खत्म हो जाता है, और काइल फ्लेचर उनको देख रहे थे, वहां से आंखें हटा नहीं रहे थे। अब बहुत अच्छी ये सेगमेंट थी। इसके बाद हमें देखने को मिला रिटर्न, जिसका मैं पर्सनली काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। रिंग में आते हैं प्रिंस नाना और वो इंट्रोड्यूस करते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड को, हुज हाउस, स्वर्व्स हाउस, और फाइनली ये बंदा दोबारा अपनी ड्रिप और ऑरा को लेके आता है इस रिंग के अंदर, और वो बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं, लेकिन उनकी बॉडी की अगर हम बात करें तो भाई अभी भी उनको कुछ टिंगलिंग सेंसेशंस फील होती हैं, अभी भी वो सही नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ही इज़ मेडिकली क्लियर टू कम्पीट, और स्वर्व जो हैं वो वापस आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही वो ये बात आगे बढ़ाने वाले थे, अपने फ्यूचर के बारे में बात करने वाले थे, MVP बाहर आ जाते हैं और उनके साथ थे शेल्टन
बेंजामिन, और इस पॉइंट पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं बिकॉज हमें पता है कि किस डायरेक्शन में ये लीड कर सकता है। तो MVP आते हैं बाहर और वो बोलते हैं स्वर्व को कि भाई देख, इससे पहले तू AEW में था, प्रिंस नाना को मिला था, तुझे पता है कि मैं तेरा बहुत बड़ा फैन था, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, और ये अपनी बैक स्टोरी और हिस्ट्री डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से MVP को हमेशा से पता था कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड की पोटेंशियल क्या है, और इन्हीं रीजंस की वजह से MVP यहाँ पे बिजनेस की बात करने आए हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड से, ऐसा वो उनको बोलते हैं। और स्वर्व इसके रिस्पॉन्स में कहते हैं कि MVP और शेल्टन बेंजामिन, तुम दोनों के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, तुम दोनों को मैं समझता हूं कि जो तुमने दिया है रेसलिंग को वो अनबिलीवेबल है। जिस तरीके से शेल्टन बेंजामिन सामने आए बार बार और उन्होंने ब्लैक रेसलर्स की जो है वो बात को आगे बढ़ाया इन द रेसलिंग, और वो चीज वो प्राउड फील करते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं यहाँ पे अपनी शेल्टन बेंजामिन को। और उसके बाद वो कहते हैं MVP तूने जो भी अभी बातें बोली हैं वो काफी हद तक सच हैं, बिकॉज जब मैं गायब था तो मैंने अपना चाइल्डहुड होम खो दिया, मैं अपना मैच हार गया अगेंस्ट हैंगमैन एडम पेज, और ये सारी चीजें जो हुई, मैं अपना AEW टाइटल भी हार गया, ये हुई अंडर प्रिंस नाना। लेकिन वो कहते हैं कि जब प्रिंस नाना की वजह से मैं सारी चीजें हारा, तो ये बात भी सच है कि अगर प्रिंस नाना नहीं होता तो ये सारी चीजें कभी मेरे पास होती भी नहीं। तो प्रिंस नाना काफी खुश हुए उस पॉइंट पे कि MVP की थोड़ी बहुत तारीफ करने के बाद जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा था तो वापस प्रिंस नाना की साइड ली यहाँ पे स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने। और वो कहते हैं यहाँ पे कि प्रिंस नाना एक अच्छा इंसान है लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा गलतियां करी, और एक फनी लाइन वो ड्रॉप कर देते हैं कि आज भी प्रिंस नाना पार्किंग लॉट में यूनिवर्सिटी के बच्चों को वीड बेच रहा है, तो ये सब चीजें उसको नहीं करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज माय फैमिली। और वो MVP की तरफ देख के कहते हैं इसलिए आई विल नेवर टर्न ऑन माय फैमिली, सो यू कैन टेक योर बिजनेस कार्ड्स एंड शव देम अप योर एस। और शेल्टन बेंजामिन को इस पॉइंट पे इतना ज्यादा गुस्सा आने लग गया था कि वो बिल्कुल चढ़ जाते हैं यहाँ पे कि तूने ये क्या बोल दिया, क्या कर दिया, इधर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, हम तेरे से पूछने नहीं आए थे, तेरे को बताने आए थे कि तू हमें ज्वाइन करने वाला है। और ये चीज सिक्योरिटी आके ब्रेक करती है, और मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे बॉबी लैशली आ जाएंगे और कन्फ्रंट कर लेंगे स्वर्व स्ट्रिकलैंड को, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं AEW ने एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे करी, बिकॉज यहाँ पे पॉप इतनी इंसेन मिलती है अगर बॉबी लैशली आते, लेकिन वो होना ही है इवेंचुअली। और स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने आज प्रिंस नाना की साइड ली, और MVP जाते जाते अपनी वॉच की तरफ ऐसे करके जाते हैं कि टाइम टिक हो रहा है, ज्यादा टाइम अब तेरे पास है नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, अनबिलीवेबल सेगमेंट देखने को मिली। इसके बाद हॉलोग्राम का मैच हुआ बीस्ट मॉर्टोस के साथ। ऑनेस्टली मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा रेसलिंग मैच था अगर आप जाके देखना चाहते हैं, लेकिन हॉलोग्राम ने बीस्ट मॉर्टोस को हरा दिया, तो इसके बारे में हम डिटेल में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसके बाद डार्बी एलिन का मैच हुआ ब्रोडी किंग के साथ, जो कि ओपन चैलेंज का उनका आंसर था, और इनकी भी काफी ज्यादा हिस्ट्री रही है, और ये मैच ने एक बार अनबिलीवेबल फिर से परफॉर्मेंस दी। तो रेसलिंग वाइज तो कोई आप कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, AEW के शो में भाई पेपर व्यू में रेसलिंग क्वालिटी इज ऑलवेज टॉप नॉच, और यहाँ पे कुछ जो बेस्ट मोमेंट्स देखने को मिली, एक जर्मन सुप्लेक्स लगाते हैं ब्रोडी किंग टॉप रोप से सीधा डार्बी के ऊपर, भाई क्या कर लेते हैं समझ नहीं आती कभी कभी। और उसके बाद स्टील स्टेप्स जो कि सेटअप करे गए थे रिंग साइड पे, उनके ऊपर पहले फेंकते हैं डार्बी एलिन ब्रोडी किंग को, और फिर एक कॉफिन ड्रॉप लगाते हैं सीधा उसके ऊपर कूद के, रिंग के अंदर एक और कॉफिन ड्रॉप लगाते हैं और हरा देते हैं यहाँ पे ब्रोडी किंग को। तो काफी इजीली तो नहीं, लेकिन लड़ के जीत के कैसे भी जैसे यूजुअली डार्बी एलिन करते हैं, ही हैज वॉन दिस मैच। इसके बाद AEW टैग टीम टाइटल्स का मैच हुआ यंग बक्स अगेंस्ट प्राइवेट पार्टी, और एक बार फिर से मैं बोलूंगा कि यंग बक्स जो भी कर रहे हैं रेसलिंग मैचेस तो बढ़िया देंगे ही भाई, कभी कभार बीच में एक दो बेकार मैच भी हुए, लेकिन उनकी टाइटल रेन में ना मुझे पर्सनली कोई मजा नहीं आ रहा। और आज स्टोरी यही थी कि आप प्राइवेट पार्टी फाइनली वो चीज कर पाएगी, और बहुत ज्यादा क्लोज हो आ गए, इससे ज्यादा क्लोज आ भी नहीं सकते थे, बिकॉज पहले EVP ट्रिगर पे उन्होंने किक आउट कर दिया जो कि अनबिलीवेबल था, दूसरा EVP ट्रिगर मिस हो जाता है, उसको रिवर्स कर लिया जाता है, लेकिन फाइनली जब एंड में TK ड्राइवर लगता है तो कोई चांस नहीं था, और यहाँ पे मैच जीत चुके हैं यंग बक्स, उन्होंने अपने टाइटल्स को रिटेन कर लिया है। तो एक डिसेंट टैग टीम मैच जो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, जो कि ऑब्वियसली हमें पता था होने वाला है, लेकिन अभी भी कोई टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला। इसके बाद क्रिस जेरिको का मैच हुआ मार्क ब्रिस्को के साथ फॉर द ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप, और मैं यहाँ पे भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, इस मैच में मेरा पर्सनली कोई इंटरेस्ट नहीं था, स्टोरी इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन मैच वाइज इसने डिसेंटली डिलीवर करा। बिग बिल जब इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं रिंग साइड पे तो ऑरेंज कैसिडी वहां आ जाते हैं, ब्रायन कीथ जब इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं तो रॉकी रोमेरो वहां पे आ जाते हैं, और इसकी एंडिंग काफी बढ़िया थी, बिकॉज जैसे ही जूडस इफेक्ट लगा मुझे लगा क्या ये टाइटल चेंज होगा सीरियसली, क्रिस जेरिको एक बार फिर से चैंपियन बनने वाले हैं, लेकिन उसके बाद वो पिनफॉल के लिए जाते नहीं, वो यहाँ पे जो मूव लगाते हैं उसका नाम था जे ड्रिलर, जो कि मार्क ब्रिस्को के भाई का जे ब्रिस्को का मूव है, और उस पर किक आउट कर देते हैं मार्क ब्रिस्को। तो ये बहुत कूल मोमेंट थी जिस तरीके से दिखाया गया, और उसके बाद जे ड्रिलर ही लगा के यहाँ पे जीतते हैं मार्क ब्रिस्को, और क्रिस जेरिको को वो हरा चुके हैं, एंड ही हैज रिटेन
maintained his championship. तो ओवरऑल स्टोरी लाइन वाइज ये काफी बढ़िया था, लेकिन मेन इवेंट इस शो का था फॉर द AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, द फाइनल काउंटडाउन, ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस जॉन मॉक्सली। और मैच शुरू होने से पहले यहाँ पे काफी अजीब सी चीज हुई, बिकॉज म्यूजिक ही नहीं रुक रहा था फाइनल काउंटडाउन का, और जॉन मॉक्सली एंट्रेंस में अटैक कर देते हैं ब्रायन को, और उसके बाद यहाँ पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, म्यूजिक नहीं रुक रहा, बिल्कुल केओस हो रखी है। तो मोमेंट अच्छी भी लग रही थी, कभी कभी थोड़ी फनी भी मुझे लगी, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी काफी कुछ हो गया था। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है, हाथ में होती है चेयर जॉन मॉक्सली के, ब्रायन अटैक करते हैं और सीधा एक बुसाई को नी लगा देते हैं, लेकिन मॉक्सली किक्स आउट। काफी एक स्लो पेस मैच हमें देखने को मिला, लेकिन AEW के स्टाइल से ज्यादा एक WWE टाइप मैच लग रहा था, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑब्वियसली। और यहाँ पे जॉन मॉक्सली एक अनाउंसर्स टेबल के ऊपर पाइल ड्राइवर लगाते हैं ब्रायन को, जो कि हमेशा ही एक डेंजरस मूव लगेगा ब्रायन की हिस्ट्री देखते हुए। वो ब्रायन को बाइट कर रहे हैं, कहीं कहीं बॉडी पे उनका सर कुचल रहे हैं, कभी ऑब्वियसली जॉन मॉक्सली ये सब हरकतें करते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिंग साइड पे जो पूरा मैट एक्सपोज कर दिया जाता है, वहां पे वो लगाते हैं इस अपने डेथ राइडर को, जो कि एक बहुत डेंजरस चीज थी। और मरीना शफीर जो कि रिंग साइड पे थी, काफी इंटरफेरेंसेस करने के बाद रेफरी फाइनली उनको पकड़ देता है, तो उनको इजेक्ट कर दिया जाता है। और ब्रायन के पास यहाँ पे मौका था, तो एक बुसाई को नी पे तो ऑलरेडी मॉक्सली किक आउट कर चुके थे, लेकिन उसके अलावा एक और यानी कि टोटल 3 बुसाई को नी पे किक आउट किया भाई जॉन मॉक्सली ने। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस है, बंदा हार मानने के लिए नहीं आया था। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे लगता है एक और डेथ राइडर, इस बार रिंग के अंदर। उसके बाद पाइल ड्राइवर चोक करते हैं वो डैनियल ब्रायन को, और यहाँ पे जो है रेफरी बेल के लिए कॉल कर देता है, बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन पासेस आउट एंड जॉन मॉक्सली इज द न्यू AEW चैंपियन। लेकिन जो बाद में हुआ इस मैच के, वो थी मेन चीज, बिकॉज ओ माय गॉड, इस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता इस टाइटल जीतने से। रिंग में बैठा है, वो सोच रहा है, उसको पता है, और एक्सकैलिबर कमेंट्री पे बोल रहे हैं, वी नो एग्जैक्टली व्हाट दिस मोमेंट मींस, कि ब्रायन डैनियल्सन का रेसलिंग करियर खत्म हो चुका है। तो ब्रायन का रेसलिंग करियर खत्म हो चुका है, वो टाइटल उठाते हैं और सीधा यहाँ पे क्लॉडियो को दे देते हैं, एक ब्लैक बैग के अंदर बंद कर दे, इसको हटा, क्योंकि टाइटल से ऐसा लग रहा है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो एक मिशन पे हैं अपने, और वो मिशन अब खत्म हो चुका है शायद, या तो उसका एक माइलस्टोन अचीव हो चुका है, और टाइटल वाइटल गया भाड़ में। जॉन मॉक्सली जो मेन काम करने आए थे वो कंप्लीट हो गया, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही थी, ऐसी स्टोरी लाइन में फीलिंग दी गई। अभी जो एंडिंग यहाँ पे इसके बाद देखने को मिली, वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, कुछ को पसंद आएगी और कुछ बिल्कुल इसको हेट करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे ब्रायन होते हैं रिंग के अंदर, सारा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी यहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद वो निकालते हैं एक और प्लास्टिक बैग, जिससे वो चोक करना चाहते थे ब्रायन डैनियल्सन को एक बार फिर से, जो कि पहले भी हमने देखने को मिला था। और ऑब्वियसली इस पॉइंट पे ऐसा होने वाला था कि कोई तो ब्रायन को बचाने आएगा, और जो टॉप बेबी फेसेस इस पॉइंट पे ब्रायन को बचाना चाहते हैं, जिनकी मॉक्सली के साथ हिस्ट्री भी है, वो है व्हीलर यूटा एंड डार्बी एलन। तो ये दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं, जॉन मॉक्सली बाहर चले जाते हैं, और उसके बाद व्हीलर यूटा देख रहे हैं ब्रायन को, बट देन कम्स द टर्न जिसकी मैंने कोई उम्मीद नहीं करी थी, बिकॉज व्हीलर यूटा यहाँ पे लगाते हैं बुसाई को नहीं, डार्बी एलन को, जी हाँ, और वो भी हील टर्न कर चुके हैं। और उसके बाद ये प्लास्टिक बैग पकड़ाते हैं जॉन मॉक्सली सीधा व्हीलर यूटा को, एंड व्हीलर यूटा चोक्स द शिट आउट ऑफ ब्रायन डैनियल्सन, और एक बार फिर से उनको चोक कर दिया गया। ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने बर्बाद कर दिया ब्रायन डैनियल्सन को, और जो एक बंदा उनकी तरफ था वो भी अब मिल चुका है, वो भी बिक चुका है, बिकॉज यहाँ पे व्हीलर यूटा इज नो लॉन्गर विद ब्रायन डैनियल्सन। और डार्बी एलन को भी बांध दिया जाता है टेप से रोप्स के साथ, और उसके बाद जो है सीधा उन पे पानी फेंक के उन पे अटैक करा, उनको एम्बैरेस करा, और धीरे धीरे सिक्योरिटी और बेबी फेसेस जैसे रिंग को फिल करते हैं, मार्क ब्रिस्को हैं, एडम कोल हैं, तो यहाँ से भाग जाती है ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब। फाइनली पैक के हाथों में ये जो है एक ब्लैक बैग है, जिसके अंदर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी दफना दिया गया है, और ये सारे निकल जाते हैं। और फिर आता है स्ट्रेचर, बाहर रोप्स हटाई जा रही हैं, और डार्बी एलन और ये सारे बेबी फेसेस रिंग के अराउंड खड़े हुए हैं और देख रहे हैं ऑरेंज कैसिडी वहां पे हैं कि व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, बिकॉज ब्रायन डैनियल्सन का करियर आज उस AEW की रिंग में खत्म हो चुका है। तो अपने ओपिनियंस आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या ये ब्रायन डैनियल्सन का फाइनल मैच था आप लोगों के हिसाब से? क्या ऑफिशियली उनका करियर खत्म हो चुका है, या फिर एक स्टोरी लाइन है जिसके अंदर और चीजें अभी हमें देखने को मिल सकती हैं? अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।